A warm welcome to the learners of India from Shri Classes। मैं पूजा शर्मा शुरू करने जा रही हूँ आज का ये धमाकेदार लर्निंग सेशन। अगर आपको लगता है ना कि आपको सारे कंसेप्ट्स और डिटेल में करने हैं और सारे क्वेश्चंस भी करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, वहां पे आपको सब मिलेगा। तो अब कंसंट्रेट करते हैं आज के इस रिवीजन सेशन में। तो मैं तो एनर्जेटिकली हाई फील कर रही हूँ, आप भी अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है हमारे लिए बहुत पावरफुल। इससे आप एग्जाम में करने वाले हैं एक बड़ा धमाका। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग सेशन। तो देखो बच्चा, सबसे पहले है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेसन क्या इंडिकेट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो लेसन का नाम है ना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या है, ये है एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट। कोई ऐसी प्रोसेस है ना जिसमें, अगर मैं आपको बताऊं, ये दो सब्सटेंसेस हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बना देंगे जो इनसे डिफरेंट होगा, इनके जैसा नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यही हमारा केमिकल रिएक्शन है, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म डिफरेंट वन और मोर सब्सटेंसेस केमिकली का मतलब ये हुआ कि वो केमिकली डिफरेंट होगा। तो बच्चा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि दो सब्सटेंस है, इंटरेक्ट किए, उन्होंने कोई डिफरेंट चीज हमें दे दिया। कोई एक सब्सटेंस है, कोई दो सब्सटेंसेस भी वो दे सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपने इसी तरह से लिखनी है। अब बात आती है इक्वेशंस के ऊपर कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमने अभी पढ़ा ना, उसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम ना थोड़ा, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाए केमिकल रिएक्शन को। इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन अब बार बार पूरा बोलेंगे ना, इससे सिंबल ही यूज करेंगे। तो देखो जैसे ना, मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स है ना, इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, ठीक है। तो एक इन्होंने बनाया वाटर। अब आप वाटर देखोगे ना, बिल्कुल डिफरेंट है बच्चा। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर, वाटर क्या है, गैस तो नहीं है ना। वाटर तो क्या है, लिक्विड है, पानी है ना। तो इस तरह से बच्चा ये ना एक बिल्कुल अलग चीज बन गई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये ना बिल्कुल अलग चीज बन गई, इसी को हम क्या कह देंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया ये। और अगर आपने ना इसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन की जगह H2 लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया और वाटर के लिए H2O लिख दिया, तो ये हमारा बन गया है केमिकल इक्वेशन। तो अब ये तो हमें पता है, ये देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं तो कहती हूँ बहुत आसान है, बस हमें लॉजिक समझना है। अब बच्चे एक और बात ध्यान में रखनी है ना, ये आप देख लो ना एरो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये दोनों, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट, ध्यान रखना। क्या होते हैं ये, रिएक्टेंट्स, वेरी गुड। और जो एरो के राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पे हमें मिलेंगे प्रोडक्ट। तो ये बात खत्म हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब बात आता है रीजन पे। कोई ना कोई कारण तो होगा ना केमिकल रिएक्शन के होने का, कि केमिकल रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो रही है ना, साइंस है, लॉजिक तो होना ही चाहिए। तो देखो केमिकल रिएक्शन का रीजन है बच्चा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा केमिकल चेंज की वजह से होगा। अब ये केमिकल चेंज क्या है, तो केमिकल चेंज में घबराने वाली कोई बात नहीं है। केमिकल चेंज में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में क्या हो रहा है ना, एक सब्सटेंस है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो अलग है। जैसे कि मिल्क और कर्ड की मैं बात करूं, दोनों व्हाइट है, मिल्क भी व्हाइट है, कर्ड भी व्हाइट है, लेकिन वो डिफरेंट है, वहां पे केमिकल चेंज है। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें बच्चा, तो फिजिकल चेंज ऐसी चेंज है ना जो केमिकल कंपोजिशन में नहीं होगी, उसमें केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा। जैसे कि कोई बैलून है ना, बैलून में मैंने हवा भर दी तो बैलून फूल गया है ना, बैलून हमारा फूल गया, वो स्वेल हो गया, बड़ा हो गया, तो साइज में डिफरेंस हो गया ना, वो हमारा फिजिकल चेंज है बच्चा, केमिकल चेंज नहीं है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि देयर इज नो डिफरेंट सब्सटेंस इन फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट हमारा कुछ एक्टिविटीज है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, बुक में एक्टिविटीज दी गई है, काफी सारी एक्टिविटीज है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एक्टिविटी 1.1 है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये कह रही है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाओ भी, ठीक है हम जलाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, उसको हमें रिमूव करना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो जल नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने उसको जला दिया तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है,
रिजल्ट में हमें मिलेगा मैग्नीशियम क्लीनिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज इंपॉर्टेंट बिफोर बर्निंग टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। बच्चा ये ना लाइन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके सरफेस पे होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है सरफेस पे। अब मैग्नीशियम रिबन से लेयर हट गई, अब हम उसको जला सकते हैं। तो वहां से क्या बनेगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होगी, जब मैग्नीशियम बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे देखो हमें ये पता चल रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन था ना, वो पहले सिल्वरी व्हाइट था, उसमें चमक थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब उससे व्हाइट पाउडर बन गया है। तो एक तरह से इसमें ना कलर चेंज आया है बच्चा। ठीक है, कलर चेंज इसमें आया है। मैग्नीशियम रिबन था तो वो पाउडर बन गया है अब। तो ये जो कलर चेंज आ रहा है ना, ये किस वजह से आ रहा है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 1.2, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो बच्चे इसमें क्या होता है ना, इसमें रिएक्शन हो रही है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में। तो दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों ही सॉल्यूशन है, लेकिन ना प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है? सॉलिड फॉर्म है। सॉल्यूशन क्या है हमारा? लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से ना आप देख रहे हो ना, स्टेट चेंज हो रही है। पहले लिक्विड थे, दोनों में लिक्विड थे, और अब क्या मिला? सॉलिड। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, अगर एक्टिविटी 1.3, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रेन्यूल। अब अब एक्टिविटी ये कह रही है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल को डाल दो, मेटल को डाल दो भैया, और देखो क्या हो रहा है। तो बच्चे इसमें क्या होगा ना, ये जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल को हमने किस में डाला? डाइल्यूट H2SO4 में। तो हमें क्या मिला? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें निकली है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस का निकलना है, ये क्या दर्शा रहा है? ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये 3 एक्टिविटीज इसलिए कराई गई है ताकि हमें पता लगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ ना ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये ऑब्जर्वेशंस है हमारी। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज आ रहा हो, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, और साथ में गैस इवोल्यूशन। तो अगर आपको लगता है ना कि इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चा हम समझ ही चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने का। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें लॉन्ग में जाना अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचते हैं कि हम इसको शॉर्ट बना लें। तो इसी तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो है वर्ड इक्वेशन, जैसे कि नाम पे जाओ, नाम पे जाओ, वर्ड। अगर हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक बात चल रही है, देखो स्टेटमेंट चल रही है हमारी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन पूरा हमें नहीं बताना है। अगर शॉर्ट में बताना है तो देखो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारी केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। और अगर हम सिंबल की बात करें तो मैग्नीशियम को हम लिख देंगे Mg, ऑक्सीजन को लिख देंगे हम O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख देंगे MgO। तो इस तरह से हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात है जो उठती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या? तो केमिकल इक्वेशन को तो हमें पता है, बैलेंस का आप समझ लेते हैं। अगर जो एलिमेंट है ना, अगर जो रिएक्टेंट है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एरो है, इस साइड क्या है? ये रिएक्टेंट है हमारे, और राइट हैंड साइड क्या है? प्रोडक्ट है। तो हमने ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट है रिएक्टेंट के, वो इक्वल होंगे एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट के। तो यही यही हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। कि अगर हम रिएक्टेंट की बात करें ना, तो वहां पे जितना मास है एलिमेंट का, उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर 1 mg है ना, तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो। अब यहाँ पे आप देख लो ना, 1 mg है, 1 mg है, लेकिन ऑक्सीजन, अरे ये क्या हो गया? ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई ही नहीं, तो इसको कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2। अब
अब तो फिर से बात बिगड़ गई क्योंकि अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ही है, तो अब ये भी 2 करना पड़ेगा बच्चा, ये भी हमें 2 ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान में रखना है कि जो एलिमेंट का मास इधर है ना, अगर यहाँ पे Mg2 है तो इधर भी 2 ही होगा। हम गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। जितना यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे Mg2 है, यहाँ भी Mg2। ध्यान रखना है कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स। तो यही हमारा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक ना ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है एक कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों हो, क्या जरूरत है भाई, हम नहीं करेंगे ऐसे ही, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो इसका रीजन है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारा लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ये लॉ हमारा कह रहा है कि देखो, हम अपनी मर्जी से ना तो मास को क्रिएट करेंगे और ना ही मास को खत्म करेंगे। हमारा मास के ऊपर कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, बस ये चीज बरकरार रहनी चाहिए। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपने लिखना है। लेकिन साथ में ये भी पूछते हैं कि क्यों होती है, तो आपने यही लिखना है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है। ये हमारी हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये दोनों गैसें है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे तो एक ही है ना, तो मैं इसको 2 बना देती हूँ। अब इससे भी क्लोरीन 2 बन गए, तो इधर भी 2 है। तो इस तरह से ये होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब है कुछ मेथड्स हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो अब इसमें हमें बताना है कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ना, हम उसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं कि वो और देखने में अच्छी लगे। तो देखो बच्चा, पहले तो ये समझ लो कि हमने ये इनके सिंबल लिख दिए। अब उसके बाद ना हम इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रो क्लोरीन लिख दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, है ना। तो एक तो हम यही कर सकते हैं कि नेम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो है फिजिकल स्टेट। हम ना इनकी फिजिकल स्टेट दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है और HCl भी गैस है। तो अगर अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी सॉलिड में है तो हम लिखेंगे उसके साथ S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ। अब एक्वस AQ क्यों? लिक्विड और एक्वस डिफरेंट है। एक्वस का मतलब है कि किसी भी हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं एक्वस। अब अगला है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, को भी बताना पड़ता है कभी कभी। तो अगर कंसंट्रेटेड है तो हम लिखेंगे CONC, डाइल्यूट है तो हम लिखेंगे DIN। अब बात चलती है, अगर हीट का जिक्र हो तो हम ये देखो, एक ट्राइंगल है ना, इससे दिखाएंगे। अच्छा, बात चलती है प्रेसिपिटेट की, कि प्रेसिपिटेट को कैसे दिखाना है। तो एक तो हम एस साइन से दिखा सकते हैं क्योंकि सॉलिड है। दूसरा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PPT, और एक एरो का निशान डाउन में। तो ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेट लिखने का तरीका। तो इस तरह से हम अपने इक्वेशन को बहुत इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब यही है ना हमारा सोडियम सल्फेट, तो आप इसमें लिख सकते हो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये बच्चा हमारा एक्वस में है तो हम यहाँ पे लिख देंगे AQ, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है ये भी, और ये है हमारा PPT के फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एरो के निशान से, और ये भी हमारा एक्वस के फॉर्म में ही है। बाकी अगर गैस को आपने और अच्छे से डिनोट करना हो तो आप इस तरह का सिंबल भी लगा सकते हैं कि ये हमारी गैस निकल रही है। ये बहुत अच्छे से तरीके हैं केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के। वी एनर्जेटिक, वी एनर्जेटिक, वी एनर्जेटिक। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चा 7 टाइप की, जिसमें है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। ये देखने में ही ज्यादा लग रही है, लेकिन समझोगे ना जब इनको, तो ये बिल्कुल आपको आसान और बिल्कुल कम लगने वाली है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन से पहले एक एक्टिविटी है उसको समझ लेते हैं। ये है हमारी एक्टिविटी 1.4। इसमें क्या है बच्चा, रिएक्शन है क्विकलाइम की और वाटर की। रिएक्शन है क्विकलाइम एंड वाटर। तो ये क्विकलाइम क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नेम क्विकलाइम है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो इस तरह से रख लो कि क्विकलाइम मतलब काउ, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारी एक्टिविटी है कि हमने क्विकलाइम CaO
और वाटर की रिएक्शन करानी है। तो देखो ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और ये वाटर है। तो जब हमने इनकी रिएक्शन कराई ना, तो ये प्रोडक्ट मिला हमें स्लैक्ट लाइन। तो बच्चा यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करो कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट है ना, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बना, सिर्फ एक। तो जो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं, कहने का मतलब है कि जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो इन्हीं रिएक्शंस को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत आसान है। लिख दो कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में दे दो इसका एग्जाम्पल जो बिल्कुल आसान है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिला हमें स्लैक्ट लाइम। हाँ, एक और इसमें बात नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे हीट भी निकल रही है। हीट जब भी निकले ना, जब भी ऐसी रिएक्शंस हो जहां पे आप देखो कि हीट निकल रही है या फिर एनर्जी निकल रही है, तो वो रिएक्शंस होंगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपने याद रखना है। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जब CaO प्लस H2O की रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो बच्चे ये ना एक बड़ी कॉमन यूज वाली रिएक्शन है। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, किसी एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो कौन से सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, तो उसका आंसर आएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान में रखना है ये सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसका कैल्शियम ऑक्साइड का ये घोल है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिक्स कर दोगे ना, मिला दोगे, तो ये मिल जाएगा, फ्लैट लाइन हमें मिलेगा। तो यही हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। ध्यान ध्यान रखना है ये बात कि अगर क्वेश्चन के फॉर्म इस तरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सॉल्यूशन कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है, तो वो CaO, क्योंकि उसी का सॉल्यूशन बनाएंगे ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन वर्ड नहीं लगा हो, डायरेक्ट ऐसा पूछोगे कौन कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो हम सिलेक्ट लाइन लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सॉल्यूशन पूछा गया है, सॉल्यूशन इसी का बनेगा ना, इसी को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो हमें सिलेक्ट लाइन मिलेगा, और इसी को हम फिर अपनी दीवारें चमकाएंगे इससे, है ना। अब इसकी फर्दर रिएक्शन क्या होती है बच्चा, ये देखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा CaCO3। इसको हम लाइमस्टोन भी कह देंगे। तो इससे जो हमने व्हाइट वॉश किया है ना, उस पे एक शाइनी सा फिनिश आ जाएगा, तो वो देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। तो वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, CaCO3 की वजह से। एक और रिएक्शन है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, रेस्पिरेशन। ये देखो यहाँ पे, ये है कार्बोहाइड्रेट। जब इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी और साथ में एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी काम करने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ना बच्चा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ना एनर्जी निकल रही है, हीट निकलती हो या एनर्जी निकलती हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं साथ में। देखो, यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, लगाओ यहाँ पे 6, ठीक है। अच्छा जी, समझ गए। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लूं, ये मैंने 12 बना दिया। अब क्या हुआ कि ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, तो 6 यहाँ पे है। अब कितना और चाहिए हमें, हमें चाहिए और, ये हमारा हो गया 18 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी हमारा 18 ऑक्सीजन। तो ये कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड्स है जिनको यूज करके आप आराम से कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो बिल्कुल आसान है। और साथ में ना एक बात आपने ध्यान रखनी है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, तो आप उसका आंसर लिखो, साथ में एग्जाम्पल लिखो। अब यही एग्जाम्पल ना आप एक्सोथर्मिक में भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी भी लिबरेट हो रही है। तो ये रिएक्शन दो टाइप की है, कॉम्बिनेशन भी है और साथ में एक्सोथर्मिक भी है। जो मैंने आपको अभी ये रिएक्शन कराई, तो ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे है कि जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो यही रिएक्शन आपने लिखनी है और बताना है कि देखो, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है यहाँ पे। तो जितने भी रिएक्शन है जहां पे एनर्जी लिबरेट होती है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन के अपोजिट डिकम्पोजिशन हमारी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये देखो, ये दो रिएक्टेंट है ना, एक बना दिया। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक टूट के दो या दो से ज्यादा बनाएगा। तो इसी तरह से आप इसमें लिखोगे कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन
इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्बिनेशन को डिकम्पोजिशन से उल्टा क्यों कहते हैं? तो अभी हमने देख लिया क्यों उल्टा, क्योंकि काम ही उल्टे हैं इनके, है ना? तो एक्टिविटी 1.5 है डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 टू फॉर्म Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाई गई है कि फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को सबसे पहले बॉयल करते हैं तो उससे वाटर, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें होते हैं वो तो वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं। अब जो रहता है वो इस तरह से ब्रेक कर जाता है। देखो ये FeSO4 है हमारा, तो हीट की प्रेजेंस में ये बनाएगा Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दूं मैं, ठीक है। अब हमारा ये ओवरऑल बैलेंस हो गया है। तो इसी तरह से एक और रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने अभी पढ़ा लाइमस्टोन। अगर हम इसको हीट करें तो हमें मिल जाएगा क्विकलाइम CaO और CO2। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है तब रिएक्शन हो रही है, बिना हीट के बिना एनर्जी के रिएक्शन ही नहीं हो रही। तो जितने भी रिएक्शंस है ना, अभी हमने पहले तो ये देखा था कि जो रिएक्शंस हीट देती हैं तो वो थी हमारी एक्सोथर्मिक, लेकिन जो रिएक्शंस हीट लेती हैं वो हमारी रिएक्शन है बच्चा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इन आ जाओ, है ना, हीट को कहती है कि आ जाओ अंदर। तो जो रिएक्शंस हीट की वजह से हो रही है बच्चा वो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि ये रिएक्शन है एक लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन है, एक्टिविटी 1.6 में दिखाया गया है। तो ये भी हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो काफी सारे बन रहे हैं एक ही रिएक्टेंट से। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी दिखाया गया है 1.7 एक्टिविटी में। तो इसमें क्या होता है ना बच्चा कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि इस तरह से कुछ आप देख पा रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ना 2 गुना प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ वाटर का लेकिन रिजल्ट मिला तो एक टेस्ट ट्यूब जो थी वो दूसरी टेस्ट ट्यूब की, जो एक टेस्ट ट्यूब में गैस थी वो दूसरी की डबल थी, तो ऐसा क्यों? तो हमने यही लिखना है कि देखो ये है, इस तरह से हुआ, हाइड्रोजन जो था वो डबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कि क्यों एक गैस क्यों डबल है, तो यही लिखना है डबल है क्योंकि इसकी रिएक्शन ही ऐसे हो रही है। बाकी एक क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि डिकम्पोजिशन के अलग अलग तरीके बताओ। तो डिकम्पोजिशन के अलग अलग तरीके में आप इन तीनों रिएक्शंस में से कोई एक रिएक्शन बता सकते हो, क्योंकि ये तीनों रिएक्शंस कैसे हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हमारा रिएक्ट जो है वो ब्रेक कर रहा है। और ये एक आप ये बता सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है कि हम जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। और एक डिकम्पोजिशन होता है हमारा सनलाइट की वजह से। तो इसमें आप लिख सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl। तो ये होगा बच्चा आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसमें क्या हो रहा है ना कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को हटा रहा है। तो देखो एक्टिविटी 1.9 में भी दिया गया है, हम यहीं से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का है, इसमें ना आयरन की नेल डिप कर देते हैं। तो जब ना नेल डिप कर देते हैं, ये जो आयरन है ये कॉपर को यहाँ से हटा देता है और अपने आप यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं जहां पे एक एलिमेंट हमारा दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है और अपने आप वहां पे कंबाइन कर रहा है, तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपने सिंपल यही ध्यान में रखना है कि एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, पहले तो ये ठीक ठाक ब्लू कलर का था, लेकिन बाद में ना ये आप देखोगे कि सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाता है। फेड क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले तो बहुत अमाउंट में था ना, तो अब तो ये कन्वर्ट होता जा रहा है FeSO4 में। तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही वजह से जो हमारा कॉपर
कॉपर सल्फेट। तो जो हमारा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का अब वो फेड हो गया, अब वो ब्लू नहीं रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये जो ना डिस्प्लेसमेंट है ये हो क्यों रही है, इसका कोई ना कोई कारण भी होगा। तो इसका कारण है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो ना, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, जो टॉप पोजीशन पे है वो तो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो लो में है वो तो बेचारे बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव है, जैसे हमारे सिल्वर और गोल्ड। तो अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा आयरन है फेरस, और ये हमारा है कॉपर। तो फेरस और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन कौन, फेरस है ना। तो इसीलिए फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसको हटा देता है। तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना बच्चा, इसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो डबल मतलब दो बार, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है दो बार। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप लिखोगे आयन एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे ना एक ही ग्रुप ऑफ एटम के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे थे। ये जो एक ही ग्रुप बना ना, ग्रुप में कितने होते हैं, दो ही होते हैं ना। तो एक ही ग्रुप के बीच में एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन अब दो ग्रुप के बीच में होगा। दो ग्रुप कहने का मेरा मतलब है, ये देखो अब एक्टिविटी 1.10 में यही करवाया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, इंट्रैक्शन जो हो रही है वो हो रही है हमारे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में। तो बच्चे इसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे सोडियम बच्चा इस तरह से Cl के साथ कंबाइन करके बना देगा NaCl, और ये जो Ba और ये जो SO4 है ना, ये दोनों आपस में आयन का एक्सचेंज करके बना देंगे BaSO4। तो इस तरह से दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वैसे ये देखने में तो लग रहा है ना कि थोड़ी बड़ी है रिएक्शन, लेकिन आसान है बहुत। अगर आप इतना कर देते हो ना, Na2SO4 और BaCl2, तो अब आपको पता नहीं लग रहा है कि अब प्रोडक्ट में क्या लिखना है। तो आप इस तरह से बना लो कि जो लास्ट लास्ट में दिए गए ना आउटर आउटर, आप इनको कंबाइन करके लिख दो NaCl, और जो बीच वाले हैं BaSO4, इनको भी आप इसी तरह से कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है भी या नहीं। 2Na, अच्छा या तो एक ही Na है तो 2 लगा देती हूँ मैं, हो गया। और SO4 ठीक है, Ba भी ठीक है, Cl2 2 है, 2Cl2 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। साथ में मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि यहाँ पे ना ये सॉल्यूशन में है, BaCl2 भी सॉल्यूशन में है, जो NaCl निकलेगा वो भी सॉल्यूशन में निकलेगा, लेकिन जो BaSO4 है ना, BaSO4 बेरियम सल्फेट, तो ये बच्चा ये ना सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं है, ये हमारा है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो प्रेसिपिटेट को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। आप सोचोगे प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो ये इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है जो सेटल डाउन हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमारा BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, और ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो उनको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो आप लिखो कि प्रेसिपिटेट वहां पे बन रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और साथ में आप ये एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, ये एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो और साथ में प्रेसिपिटेशन में भी लिख सकते हो। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम बता रहा है ऑक्सीजन, तो इन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां भी आपको देखे ना कि रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वहां पे हमारी है ऑक्सीडेशन। लेकिन जहां पे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है ना जहां पे आपको दिखे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो हमारी रिएक्शन है, वो भी हमारी ऑक्सीडेशन ही होगी। तो ये दोनों बातें अपने ध्यान में रखनी है कि अगर ऑक्सीजन का गेन है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हाइड्रोजन का लॉस है तब भी ऑक्सीडेशन। अब मैं अगर इसको उल्टा दूं, है ना, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं उल्टा दूं, तो देखो क्या होता है। अगर यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो बन जाएगा बच्चा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ना, अब होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, और वहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था ना, अब होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो बातें अगर आपको पता है तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये बातें अब आपने फिट करनी है अपने दिमाग में। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.10 में भी दिया गया है ये, कि अगर हम कॉपर को हीट करते हैं,
तो कॉपर को किस तरह से हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे तो कॉपर है ना और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे कॉपर तो सिंगल था ना जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जहां पे ऑक्सीजन का गेन हो, वो क्या है हमारी ऑक्सीडेशन। अब देख लेते हैं दूसरी रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन से, इसको हीट किया तो देखो क्या मिल रहा है, कॉपर और साथ में वाटर। तो बच्चा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। तो ये हुआ हमारा रिडक्शन। लेकिन H2 से तो H2O बन गया, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई। तो जहां पे ऑक्सीजन का ऐड होता है बच्चा, वहां पे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दोनों हो रही है, तो वो रिएक्शन होती है बच्चा हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। और ये आपने ध्यान में रखना है जरूर, ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो इन्हीं को हम क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। अच्छा, अब इसमें ना एक और बात ध्यान रखनी है हमने, कि जिसकी ना रिडक्शन हो रही है, देखो जैसे कि कॉपर ऑक्साइड था तो इसका क्या बना, कॉपर, ऑक्सीजन हट गई। तो जहां पे रिडक्शन हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ये हम ना उल्टा लिखना है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये है बच्चा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की क्या हो रही है, हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से हमने समझ लेना है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन कराना, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, लेकिन ये कहीं और ऑक्सीडेशन कराता है, ध्यान रखना, इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। और उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन कराना, ना कि अपने रिडक्शन करना। नेक्स्ट कंसेप्ट है कोरोजन। तो कोरोजन जो है वो बहुत ही, मैं तो कहती हूँ बहुत आसान कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है बच्चा, ये है स्लो डेटेरियोरेशन एंड स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, की जो मेटल्स है ना वो धीरे धीरे हमारी खराब हो रही है। लेकिन क्यों खराब हो रही है, ड्यू टू रिएक्शन विद एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी रिएक्शन ना एनवायरनमेंट के साथ हो रही है। जैसे अगर मैं सिल्वर का केस लूं, तो आप देखोगे जो सिल्वर की मेटल है, अगर हम सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट पहन रहे हैं ना, तो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करके ना उसके ऊपर ग्रीनिश या ब्लैक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनवायरनमेंट में सल्फर है जो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है। तो धीरे धीरे क्या है ना, हमारी मेटल खराब होना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से कॉपर का केस भी है, कि जो कॉपर है ना, तांबा, उसके बर्तन को देखोगे आप, तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की एक लेयर बन जाती है। तो वो क्यों बनती है, क्योंकि उसका भी रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यही रिएक्शन, जो हमारी मेटल्स का रिएक्शन हो रहा है ना एटमॉस्फेयर के साथ, वो उनको धीरे धीरे बच्चा खराब कर रहा है, वो थोड़ी थोड़ी करके ना निकलती जा रही है। और इस तरह से अगर ये प्रोसेस चलती रही, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अल्टीमेटली खत्म ही हो जाएंगी। तो यही रिएक्शन हमारी कोरोजन है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ध्यान रखना है। अब जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और साथ में आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ना। जो कोरोजन है, यही जो खराब होना है ना मेटल का, आयरन के केस में इसको हम कह देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है रेंसिडिटी। ये तो देखो बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन वाली बात है, कि हम एक चिप्स का, कुरकुरे का पैकेट लेके आए है ना, और हमने उसको ओपन किया। आप देखोगे ना कि आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया एटमोस्फेयर में, लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया, तो आप देखते हो ना उसमें से स्मेल आने लगती है, खराब सी स्मेल आने लगती है। तो ये जो टेस्ट में चेंज आ रहा है, ये जो स्मेल में चेंज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बच्चे, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा फूड है ना, उसमें क्या है, उसमें है ऑयल एंड फैट। तो जो ऑयल एंड फैट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ना उसको खराब कर देता है, उसके टेस्ट को और स्मेल को खराब कर देता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, रैंसिडिटी। फिर हम कह देते हैं कि लो जी हमारा तो खाना रैंसिड हो गया, खराब हो गया। तो यही आपने लिखना है रैंसिडिटी में, कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड व्हेन एक्सपोज्ड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, वो खराब हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो यही हमारा रैंसिडिटी है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्पॉइलेज ऑफ एक्सपोज्ड पैक्ड फूड आइटम। तो जो भी पैक्ड फूड आइटम है, अगर आप उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दो, या और भी कोई फूड है जो जिसमें ऑयल और फैट है, तो आप देखोगे कि वो खराब हो जाता है, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो यही हमारा रेंसिड है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आपने लिखना है इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ।
तो इस स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए बच्चा क्या किया जाता है ना, जो हमारे पैक्ड फूड है उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? इसलिए भरी जाती है ताकि जो हमारा पैक्ड फूड है उसका कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन से टूट सके और वो रैंसिड होने से बच सके। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि स्पॉयलर्स को अवॉइड करके नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है हमारे फूड आइटम्स में। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट लेसन बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो अब मैं आपको काम दे रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है ना लेसन को रिवाइज करने हैं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस कर ना लो ना तब तक आपने हार नहीं माननी है, सारे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इस लेसन के नोट्स अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।